इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का आज 20वां दिन है। इस बीच इजरायली सेना ने बताया कि वो रात टैंकों के साथ गजा के उत्तरी हिस्से में घुसे थे। उन्होंने हमास के कई ठिकानों रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। दूसरी तरफ यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अमेरिका की बात मानकर जमीनी हमले को कुछ समय तक टालने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि ये दूसरा मौका है जब इजराइल की सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने गजा में घुसकर हमले किए हैं। वहीं पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि इजराइल 7 अक्टूबर को हमले को रोकने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा, आने वाले समय में 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने के लिए मेरे साथ ही सभी को जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने गजा पर इजराइल के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, इजराइल हमास पर जो हमले कर रहा है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। गजा में जो अपराध हो रहे हैं उसे अमेरिका डायरेक्ट कर रहा है। अमेरिका के हाथ बच्चों, महिलाओं और कई दूसरे लोगों के खून से रंगे हैं। अमेरिका अपराधियों का सहयोगी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच बंधकों को सबसे पहले बचाने पर सहमति बनी। दोनों ने गजा से विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकालने पर चर्चा की। व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन ने नेतन्याहू से जंग के बीच स्थायी शांति का रास्ता खोजने की बात कही। नेतन्याहू ने जंग के बीच बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे लिए इसे जीतना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने वादा किया कि हमास का सफाया करने और बंधकों को छुड़ाने के लिए जल्द ही गजा में ज़मीनी हमला होने वाला है। 7 अक्टूबर हमारे इतिहास का एक काला दिन था। नेतन्याहू ने कहा कि हम दक्षिणी सीमा और गजा के पास इलाके में जो कुछ हुआ उसकी तह तक जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को इस जंग में जीत दिलवाऊं। हम सभी को साथ आकर एक लक्ष्य के लिए काम करना होगा। गजा में 1600 लोगों के लापता होने की खबर है। इनमें 900 बच्चे शामिल हैं। कुछ लोग और बच्चों के इजरायली बमबारी में तबाह हुई इमारतों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं 149 परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के 10 से ज्यादा सदस्य मारे जा चुके हैं। गजा में फिलहाल सुविधाओं और खास तौर पर ईंधन की कमी के चलते 35 में से 12 अस्पताल बंद हो चुके हैं। वहीं 7 बड़े अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिससे वहां लोड बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूरोपियन यूनियन के नेता गुरुवार को ब्रसेल्स में बैठक करेंगे। इस दौरान वो मानवीय मदद के लिए जंग को कुछ समय तक रोकने की संभावना पर चर्चा करेंगे। यूएन की तरफ से गजा और आसपास के इलाकों में कुल मिलाकर 150 रेफ्यूजी कैंप चलाए जा रहे हैं। इनमें 6 लाख से ज्यादा रेफ्यूजी मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि गजा में बमुश्किल राहत सामग्री पहुंच रही है। इसे बांटने के लिए जो वाहन हैं उनमें फ्यूल ही नहीं है। यूएन की एक अफसर ने कहा, अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। हमास के कब्जे वाले गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के बयान के मुताबिक गजा में अब तक 6546 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2704 बच्चे और 1584 महिलाएं हैं। मंगलवार और बुधवार के बीच 756 लोग मारे गए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, गजा में 7000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगर वक्त रहते दुनिया की तरफ से हमें मदद नहीं मिली तो इन लोगों की जान बचाना बेहद मुश्किल होगा। दुनिया जिम्मेदारी नहीं निभा रही। नाटो देशों के अहम सदस्य तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इजराइल पर हमला करने वाले फिलिस्तीनी संगठन हमास का बचाव किया है। एर्दोगन ने पार्टी सांसदों से मुलाकात की और इस दौरान इजराइल पर जुल्म के आरोप भी लगाए। साथ ही उन्होंने अपना इजराइल दौरा भी रद्द कर दिया है। एर्दोगन ने कहा, मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। हमास आतंकी संगठन नहीं है। इसके मेंबर्स आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन हैं। ये अपनी ज़मीन और नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आम नागरिकों पर हमलों के खिलाफ हैं, भले ही वो इजरायली क्यों ना हो। आप देखिए कि हमास को लेकर एक आम सोच हमारे यहाँ पर भी यही है कि एक बड़ा आतंकी संगठन है। हमास जिस तरह से काम करता है, मैंने पहले भी कई एक्सप्लेनर में आपको बताया है कि ये जो काम करने का तरीका है, वो चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हमास हो, बेशक ये आतंकी संगठनों से कहीं ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि इनके पास अपनी आर्मीज़ हैं। कुछ मिनटों में 5000 रॉकेट दाग देना ये अपने आप में बताता है कि एक सामान्य आतंकी संगठन तो नहीं है। लेकिन आप एक ऐसी सेना इसको मान सकते हैं जो आतंकियों की तरह ही हमला करती है, आतंकवाद को ही फैलाती है। वरना म्यूजिक फेस्ट में जाकर मासूम लोगों की हत्या करना ये कौन सी सेना करती है? कौन सी आज़ादी की लड़ाई इस बात की इजाज़त देती है? तुर्की की अपनी मजबूरी है और तुर्की नहीं, अरब देश जो हैं ये बहुत लंबे समय से फिलिस्तीन के लोगों का या फिलिस्तीनी लोगों का बचाव तो दुनिया के तमाम लोग कर रहे हैं। यूएन कर रहा है, अमेरिका भी इस बात को कह चुका है, ज़मीनी लड़ाई से आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। भारत भी इस बात का समर्थक रहा है। लेकिन हमास को इस वजह से छूट दे दी जाए और हमास अगर इनकी आड़ लेकर खुद को बचा ले जाए और अपनी ज़मीन को इतना ही मजबूत रखे तो क्या ये चिंताग्रस्त करने वाली बात नहीं? ये देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है।
इस पर सभी को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सतही जानकारियों के बाद इजराइल या हमास किसी एक की तरफ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इन स्थितियों को समझना ज़रूरी है। इजराइल पर जो हमला हुआ उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। इजराइल खुद मान रहा है कि वो इस हमले को रोकने में नाकाम रहे, लेकिन जिस अंदाज में हमला किया गया, जिस सोच के साथ हमला किया गया, वो सोच क्या है? इजराइल को क्या नुकसान पहुंचाना चाहते थे? मैंने पहले भी इस बारे में बात कही है कि इजराइल में घुसकर मासूम लोगों की हत्या करने से हमास को क्या मिल गया? सिवाय डर के और कुछ नहीं, सिवाय जंग भड़काने के। क्या हमास को नहीं पता था कि अब अगला जो हमला है वो गजा पर होने वाला है? यानी कि कहीं ना कहीं इजराइल को उकसाने का प्रयास साफ तौर पर दिखाई देता है। अब धीरे धीरे ये जितने आपको हमास के समर्थक देश दिखाई देते हैं, इनकी सोच को भी समझिए। ये इस्लाम के नाम पर राजनीति अपने अपने देशों में करते हैं, और यही धर्म का बीज, धर्म और राजनीति मिलकर इस तरह की राजनीति को पैदा करते हैं। आज की बात नहीं है, 2000 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये जगह हमेशा से विवादों में रही है, इस ज़मीन को लेकर हमेशा से लड़ाई होती रही। यहूदी सबसे ज़्यादा मारे गए, यहूदी सबसे ज़्यादा भगाए गए हैं, यहूदी वो हैं जो सबसे पहले यहाँ पर आए, ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जब धर्मों का विकास हुआ तो यहूदी, इस्लाम और ईसाईयत, ये कोई अलग अलग धर्म नहीं है। इनमें पहले यहूदी आए, फिर ईसाई आए। खुद ईसा मसीह जो है वो यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, उसके बाद उनके पीछे पीछे ईसाईयत चली, और फिर उसके बाद में इस्लाम का आगमन हुआ। एक ही तरीके से एक ही इलाके के और एक ही परंपरा वाले लोगों के बीच में ये जंग, ज़मीन की लड़ाई चल रही है। अपने अपने पैगंबरों को या जिनको भी फॉलो करते हैं उनको मानने की लड़ाई है। ये लड़ाई कितनी विभत्स हो गई कि आज हज़ारों साल बाद भी जब दुनिया तरक्की की ओर बढ़ रही है, उसके बावजूद ये इस तरीके से चल रही है, जहाँ पर मासूमों की जान ठीक वैसे ही जा रही है जैसे किसी समय पर कबीलाई जातियाँ रहती थी, उस समय पर जाती थी। जैसे युद्ध तब होते थे वैसे युद्ध अब हो रहे हैं। फ़र्क इतना है, अब भयानक हथियार हैं दोनों तरफ, इधर सेनाओं के पास भी, उधर आतंकियों के पास भी।